हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस चौथे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और मेरे भाई आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 70 दिन शेष बचे हुए हैं। और यदि आप अपनी कंप्लीट तैयारी को 60 से 70 दिन के अंदर तैयार करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़े, यानी कि इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मैथमेटिक्स के टाइम एंड वर्क टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर टाइम एंड वर्क टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है एलसीएम मेथड और दूसरा तरीका है शॉर्ट ट्रिक। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सभी क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में करवाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करने में सक्षम होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y का मान क्या रखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए x के स्थान पर तो हम रखेंगे 18 दिन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लिख देंगे हम 18 दिन। ठीक है, इसी प्रकार से y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, y के स्थान पर हम रखेंगे 9। क्यों, यहाँ पर देखिए मेरे भाई a एक काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में करता है, इसलिए हमने x के बराबर में रखा 18। इसी प्रकार से b उसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है, तो y के बराबर में हमने रखा है 9। अब मेरे भाई हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। अब हम x और y की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, 18, तो यहाँ पर हम रखेंगे 18। उसके बाद में क्या है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। फिर क्या है y के स्थान पर क्या रखेंगे 9, तो यहाँ पर रख देंगे मेरे भाई 9। फिर क्या है बटा में x प्लस वाई, तो मेरे भाई x के स्थान पर रखेंगे 18 प्लस के अंदर y का मान कितना है 9, तो यहाँ पर रख देंगे 9। अब इसको सोल्व करिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 18 और 9 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 18 नम्मा हो जाएगा 162। अब इसी प्रकार से नीचे देखिए 18 प्लस 9 करेंगे तो 18 और 9 मिलकर बन जाएगा 27। अब यहाँ पर देखिए 162 को 27 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 162 को 27 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 27 छीके हो जाएगा 162। यानी कि मेरे भाई ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 6 दिन में। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 6 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर।
तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद करना ताकि आप एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओ। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 15 का संबंध है 50 के साथ में और 19 का संबंध है 62 के साथ में, उसी प्रकार से 13 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 15 से यहाँ पर 50 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर 15 से 50 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 15 का किया गया है 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए 15 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 15 तिये 45 और 45 से 50 बनाने के लिए इस 45 के अंदर क्या किया गया है, +5 करके यहाँ पर लिखा गया है 50। और ध्यान से देखिए 50 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 19 से 62 यहाँ पर सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो 19 से यहाँ पर 62 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 19 का हम करेंगे 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए 19 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 19 तिये 57। और मेरे भाई 57 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। और यहाँ पर देखिए 62 आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 13 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि 13 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई 13 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो इस 13 का हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से सभी का 3 गुना किया गया है तो इस 13 का भी हम क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 13 तिये 39। ठीक है, और मेरे भाई सभी में +5 किया गया है तो 39 में भी क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो 39 और 5 मिलकर बन जाएगा 44। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 44। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 44 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को या तो हम सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे 90% मिसिंग नंबर वाले प्रश्न को हम बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर, रो के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे रो के अंदर है। और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर मिसिंग नंबर से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कैसे, उससे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, यानी कि पंक्ति या फिर रो के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि इस पहली पंक्ति में यहाँ पर 48 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 48 बनाने से पहले 48 से पहले कितनी संख्या दी गई है, 3, यानी कि 7, 6 और 3, इन तीनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 48 बन जाए। तो यहाँ पर 48 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। और इस 16 से 48 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 16 का किया गया है 3 गुना। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा 16 तिये 48। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 48 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 63 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 63 से पहले कितनी संख्या दी गई है, 3, कौन कौन सी है, पहली संख्या है 4 है, दूसरी संख्या है 9 और तीसरी संख्या है 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 और 9 कितना हो जाएगा, तो 4 और 9 हो जाएगा 13। ठीक है मेरे भाई 13 और 8 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 13 और 8 मिलकर बन जाएगा 21। अब यहाँ पर देखिए इस 21 का भी हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 कितना हो जाएगा, 63। और ध्यान से देखिए मेरे भाई 63 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे किस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि इस तीसरी पंक्ति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह के पहले कितनी संख्या दी गई है, 3, कौन कौन सी है, पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 5 और तीसरी संख्या है 7 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7, 7 और 7 मिलकर बन जाएगा 14। तो यहाँ पर लिख देंगे 14। और यहाँ पर देखिए सभी का 3 गुना किया गया है, तो 14 का भी हम क्या कर देंगे 3 गुना। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 14 तिये 42। यानी कि मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या आएगी 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 42 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी आ जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने।
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। और देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 102, 102 के बाद में दिया गया है 99, 99 के बाद में दिया गया है 104, 104 के बाद में दिया गया है 97, 97 के बाद में दिया गया है 106 और 106 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। और सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप जब भी सोल्व करो उससे पहले आप एक पॉइंट को जरूर याद रखना, जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी इस क्रम में दी जाए उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज के अंदर हमें संख्या सबसे पहले 102 दिया गया है यानी कि बड़ी संख्या है। फिर देखिए 102 के बाद में दिया गया है 99, 99 छोटी संख्या है। फिर 99 के बाद में 104 दिया गया है जो कि बड़ी संख्या है। फिर दिया गया है 97 जो कि छोटी संख्या है। यानी कि सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 102, 102 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो बन रहा है 104। अब 102 से 104 कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए यदि हम 102 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 102 और 2 मिलकर बन जाएगा 104। फिर देखिए 104 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो बन रहा है 106। अब 104 से 106 कैसे बनेगा तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 104 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 104 और 2 मिलकर बन जाएगा 106। अब इसी प्रकार से यदि हम 106 से एक संख्या छोड़कर आगे चलें तो मेरे भाई उससे पहले यानी कि 106 से पहले क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद में यदि हम 106 से अगली संख्या निकालेंगे तो प्रश्न चिन्ह से अगली संख्या ज्ञात होगी जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल प्रश्न चिन्ह वाली संख्या। लेकिन यदि हम अगली संख्या भी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे देखिए 102 से बना 104 कैसे बना +2 करने से, 104 से 106 बना कैसे +2 करने से। अब 106 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई 106 के अंदर भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो 106 और 2 मिलकर बन जाएगा 108। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह से अगली संख्या ज्ञात होगी जो कि 108 है। ठीक है लेकिन हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात करनी है तो जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे जिससे हमें प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए सीरीज छूट गया, यहाँ पर देखिए क्या है 99, 99 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 97। तो 99 से 97 कैसे बनेगा तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 99 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 97। अब 97 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कैसे ज्ञात करेंगे देखिए मेरे भाई देखिए 99 से 97 कैसे बना -2 करने से। तो 97 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे तो मेरे भाई 97 से हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे तो 97 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 95। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 95। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 95 दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प का शब्द इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि पर्वत का संबंध ऊंचाई के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से पर्वत का संबंध है ऊंचाई के साथ में, उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि गुफा का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए पर्वत कैसे होते हैं, तो मेरे भाई पर्वत होते हैं ऊंचे, उसी प्रकार से हमें बताना है कि गुफाएं कैसी होती हैं। तो मेरे भाई जिस प्रकार से पर्वत ऊंचे होते हैं उसी प्रकार से गुफाएं गहरी होती हैं। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा गहराई। अब हमें देखना है कि गहराई शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है गहराई शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है एथेन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर आपको मीथेन के स्थान पर मीथेन का रासायनिक सूत्र भी दिया जा सकता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। यानी कि हम बोल सकते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक है CH4। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन ए लोहा धातु, ऑप्शन बी है तांबा धातु, ऑप्शन सी है सीसा धातु और ऑप्शन डी है सोडियम धातु। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि सोडियम धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक या यूनिट का उपयोग किया जाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि को किस इकाई की सहायता से मापा जाता है या फिर ध्वनि को किस में मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भार की एसआई इकाई निम्न में से किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है।
क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर भी पूछा गया था और यही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भार की एसआई इकाई निम्न में से किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। ठीक है, तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों नदियों से बनता है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी है स्टोरेज डिवाइस है, और ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है मेरे भाई चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर कंप्यूटर से भी लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। ऑप्शन ए है सुचालक की लंबाई, ऑप्शन बी है विभवांतर, ऑप्शन सी है सुचालक का तापमान, और ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य ने और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी की थी उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा नदी और ऑप्शन डी है पेरियार नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। और मेरे भाई 90% स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं। कैसे? प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो मेरे भाई यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो याद रखना दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है मेरे भाई, किस नदी को? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, और दक्षिण की गंगा आपसे पूछे कि दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो आपका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है मेरे भाई, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर 2025 को स्टार्ट होने वाला है।
यानी कि आपके एग्जाम के मात्र 60 से 65 दिन शेष बचे हुए हैं। और मेरे भाई यदि आप 60 से 65 दिन के बीच में अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर सबसे पहले लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्नाशय ग्रंथि और ऑप्शन डी है प्लीहा ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए पिछले क्लास के अंदर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था। क्वेश्चन पूछा था हमने कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। ठीक है, इसी के साथ में देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मेरे भाई देखिए आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, तो मेरे भाई इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।